डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है अधिवास भूगोल और इसमें हम अध्ययन करेंगे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास भूगोल किसे कहते हैं। अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें हम ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास की स्थिति, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनके प्रतिरूप रेखा आकार है या वर्गाकार है, वृत्ताकार है, तारा प्रतिरूप है, किस प्रकार से है, इसका अध्ययन और उनकी व्यावसायिक संरचना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक किस कार्य में संलग्न है वहाँ के लोग, इसका अध्ययन और उसकी संरचना यानी कि उनकी संरचना बनावट किस प्रकार से कच्चे पक्के है, सघन है, विरल है, इसका अध्ययन हम अधिवास भूगोल में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवास भूगोल किसे कहते हैं या उससे क्या तात्पर्य है। पहले हम देखें अधिवास भूगोल। अब सेकंड क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवास भूगोल। ग्रामीण अधिवास भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा अधिवास भूगोल की एक शाखा है, यानी कि अधिवास भूगोल की दो शाखा है, एक नगरीय और एक ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास जो भूगोल है उसमें किसका अध्ययन करेंगे हम, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की बसाव प्रतिरूप, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान वगैरह है, अधिवास वगैरह है, वो किस प्रकार से बसे हुए हैं, सघन, विरल, अखंडित किस प्रकार से है, इसका और उसके कार्यात्मक वितरण, जो प्राथमिक कार्य है, कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। फिर है उनके अधिवास की विशेषताएं आदि सभी तथ्यों का अध्ययन हम इसमें ग्रामीण अधिवास भूगोल में करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवास से क्या तात्पर्य है। अब हम देखेंगे ग्रामीण अधिवास भूगोल देख लिए सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण अधिवास किसे कहेंगे। ग्रामीण अधिवास वे होते हैं जहाँ के अधिकांश निवासी प्राथमिक गतिविधियाँ जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार करना, ये इन सभी कार्यों में लगे होते हैं। उनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं ये सभी कार्य, तथा वे प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़े होते हैं, यानी कि कृषि कार्य करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, भूमि से जुड़े होते हैं और उनकी जो बस्तियों का आकार है वह अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसे हम ग्रामीण अधिवास की संख्या देते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अधिवास हो गया। अब हम देखेंगे अधिवास का तात्पर्य या अधिवास किसे कहते हैं। तो अधिवास मूलतः भवनों एवं मकानों का समूह होता है जिसमें विभिन्न जाति, वर्ग, संप्रदाय तथा आर्थिक स्तर के लोग रहते हैं, जिनमें अंतः क्रियाएं होती है। यानी कि अधिवास क्या है, ये भवन और मकानों का एक समूह है जिसमें क्या करते हैं, हम विभिन्न जाति वर्ग के लोग रहते हैं और विभिन्न आर्थिक स्तर के अमीर गरीब सभी लोग इसमें रहते हैं। लेकिन उन सभी में क्या होता है, परस्पर अंतः क्रियाएं होती हैं। वे सभी लोग बातों के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से आदान प्रदान करते रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो ये होता है अधिवास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास भूगोल किसकी प्रमुख शाखा है। तो अधिवास भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है और अधिवास भूगोल के दो शाखा है, एक नगरीय अधिवास और एक ग्रामीण अधिवास। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अधिवास भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण व नगरीय अधिवास भूगोल किस भूगोल की प्रमुख शाखा है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन बन गया, ग्रामीण व नगरीय अधिवास भूगोल किस भूगोल की प्रमुख शाखा है। तो ग्रामीण व नगरीय अधिवास भूगोल अधिवास भूगोल की प्रमुख शाखा है, क्योंकि अधिवास भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है और जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास है उसकी शाखा कौन है, ये अधिवास भूगोल की शाखा है, ये दोनों। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवास भूगोल को मानव भूगोल से पृथक स्वतंत्र रूप में अस्तित्व प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि किस विद्वान ने इसे स्वतंत्र रूप में क्या किया, प्रतिपादित किया। तो अधिवास भूगोल को मानव भूगोल से पृथक व स्वतंत्र रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता ओ श्ल्यूटर को दिया जाता है। उन्होंने क्या किया, जो अधिवास भूगोल है उसे स्वतंत्र रूप में स्थापित किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। अधिवास भूगोल के जनक
ओ इशल्यूटर को कहा जाता है। जैसे कि आपने पहले देखा कि अधिवास भूगोल को स्वतंत्र रूप में किसने प्रतिस्थापित किया, ओ इशल्यूटर ने, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अधिवास भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास भूगोल को मानव भूगोल से पृथक स्वतंत्र शाखा के रूप में कब विकसित किया गया, यानी कि इसे स्वतंत्र शाखा के रूप में कब विकसित किया गया। तो अधिवास भूगोल को मानव भूगोल से पृथक स्वतंत्र शाखा के रूप में 19वीं शताब्दी में 1899 में विकसित किया गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, है अधिवास भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर है। अधिवास भूगोल के अध्ययन क्षेत्र यानी कि उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम निम्न तथ्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। फर्स्ट है अधिवास भूगोल की प्रकृति, यानी कि अधिवास भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम उसके अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और अन्य विज्ञानों से संबंध, यानी कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे अधिवास भूगोल का क्या संबंध है, फिर उसके अध्ययन के उपागम और विधियाँ, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम उसके प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। तो ये क्या है, उसका विषय क्षेत्र है। फिर है अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास, ये उसका सेकेंड विषय क्षेत्र है कि अधिवासों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है। फिर है अधिवासों की आकार की, यानी कि उसकी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आकार की, उसकी स्वरूप किस प्रकार से है, उनकी प्रथाएं वगैरह, उनके कार्य, इन सभी का अध्ययन इसमें करते हैं। फिर नेक्स्ट उसका अध्ययन क्षेत्र है अधिवासों की प्रतिरूप अथवा स्वरूप, यानी कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जो ग्रामीण नगरीय अधिवास है उसके जो रेखीय आकार की है, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, इन सभी जो प्रतिरूप है उनका अध्ययन करते हैं, उनके स्वरूप का अध्ययन करते हैं, सघन, विरल, अवखंडित। ये फिर है अधिवासों के वर्गीकरण तथा वितरण, ये उनका अध्ययन क्षेत्र है। इसमें क्या हम अध्ययन करते हैं, अधिवासों के जो अवखंडित अधिवास है, सघन अधिवास है, प्रकीर्ण अधिवास है, पल्ली पूर्वा, इस प्रकार से जो मेगापोलिसन है, इस प्रकार से जो उनका प्रकार वगैरह है और उनका वितरण है किस किस क्षेत्र में, इसका अध्ययन हम करते हैं। फिर है अधिवासों की समस्याएं, नियोजन और प्रबंधन, इस सभी तथ्यों का हम अध्ययन किसमें करते हैं, अधिवास भूगोल में। अतः ये सभी क्या है, अधिवास भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन विषय है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवास की भौतिक आकारकी से क्या तात्पर्य है, यानी कि अधिवास की भौतिक आकारकी हम किसे कहेंगे। तो अधिवास की भौतिक आकारकी से तात्पर्य है अधिवासों की आंतरिक बनावट, उनके विन्यास, यानी कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर उस विस्तार, यानी कि आपकी जो मकान है वो किस प्रकार से है, कच्चे हैं, पक्के हैं, फर्श वगैरह लगा है कि टाइल्स है, और उसकी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है, ये इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, उसकी भौतिक आकारकी के अंतर्गत, यानी कि उसकी बाहरी आकार किस प्रकार से है, उसकी भौतिक आकार जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, ये सभी उनका भौतिक आकार की होता है। उनके आंतरिक बनावट, यानी कि आपके घर के जो अंदर की बनावट है, ये आ जाएगा। फिर है अधिवास की कार्यात्मक आकार की, तो इसके अंतर्गत हम उसके अधिवास की जो कार्यात्मक क्षेत्र है, व्यवसाय वगैरह है, उद्योग वगैरह है, जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्य है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और उनकी कार्यात्मक क्षेत्र जैसे शैक्षणिक क्षेत्र हो गया, आपके जो औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ये सभी अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे कि नगर के कार्यात्मक क्षेत्र वर्गीकरण आप पढ़े होंगे, तो उसमें व्यावसायिक नगर अलग है, औद्योगिक नगर अलग है, शिक्षा नगर अलग है, यातायात नगर अलग है। इस प्रकार से ये क्या है, इसकी व्यावसायिक या कार्यायिक क्षेत्र है। फिर है सेवा केंद्र का निर्धारण, यानी कि आपके जो ग्रामीण है, नगरीय अधिवास है, उनको जो सेवा प्रदान करते हैं, प्रमुख रूप से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो क्या कहलाता है, सेवा केंद्र कहलाता है। तो इनका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर है उनके पदानुक्रम, यानी कि जो सबसे छोटे रहते हैं या उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित की जाती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा पहले होगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, इस प्रकार से। फिर है उसकी वितरण प्रतिरूप, यानी कि उसका वितरण सघन है या विरल है, इस प्रकार से। इन सभी तथ्यों का अध्ययन भौतिक जो अधिवास के कार्यात्मक आकार की है, इसके अंतर्गत करते हैं, यानी कि उसके कार्य प्रतिरूप को इसमें विशेष दिया जाता है। फिर है नेक्स्ट अधिवास की सामाजिक आकार की,
अधिवास की सामाजिक आकारिकी से तात्पर्य है अधिवासों में जो सामाजिक जो बनावट है, जैसे कि जाति है, धर्म है, भूस्वामित्व है, व्यवसाय है, शिक्षा, स्वास्थ्य है और अन्य जो उनकी धर्म जो प्रथाएं हैं और जनांकीकी बनावट, जैसे कि आयु, लिंग, संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण, ये सभी क्या है, सामाजिक आकारिकी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवासों के उद्भव एवं विकास तथा वितरण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। यानी कि हमें अधिवास के उद्भव और विकास के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें इतिहासविदों, पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त जो साक्ष्य होता है, जैसे कि सिक्का वगैरह हो गया, उनके द्वारा बनाए गए कुछ वस्तु वगैरह हो गया, शिल्प हो गया, इनसे पता चलता है। फिर है प्राचीन कालीन जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, अपना यात्रा वृत्तांत लिखे रहते हैं, उससे पता चलता है कि उद्भव किस प्रकार से हुआ, विकास किस प्रकार से हुआ। फिर जो खोजकर्ता होता है, अन्वेषक होते हैं, उनकी खोजों से पता चलता है। तो ये सभी क्या है, हमारे जो अधिवासों के उद्भव, विकास के और वितरण की जो जानकारी देने वाले तथ्य है ये सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान के रूप में अधिवास भूगोल की स्थापना कब हुआ। तो एक विज्ञान के रूप में अधिवास भूगोल की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में 1899 में हुआ। फिर है अधिवास भूगोल के उद्भव एवं विकास में योगदान देने वाले फ्रांसीसी विद्वानों के नाम। तो अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में योगदान देने वाले फ्रांसीसी विद्वान, इसमें सबसे प्रमुख है डिमांजिया, इनका स्थान सर्वप्रमुख है। फिर है ब्लास और ब्रूंस, इन्होंने क्या किया, अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के विद्वान हैं। फिर है नेक्स्ट, अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में योगदान देने वाले जर्मन जो विद्वान हैं उनके नाम। तो अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में जो आरंभिक विकास हुआ है उसमें योगदान देने वाले प्रमुख कौन है, जर्मन विद्वान ही है। जर्मन विद्वान ओ श्लूटर ने ही अधिवास भूगोल के क्या किया, स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित किया और उसे उसका जनक भी कहा जाता है। फिर है ओ श्लूटर के साथ साथ कार्ल रिटर, फ्रेडरिक वान रिchthofen, मिटजन, वेगनर, मार्टिनी, क्रिस्टालर, ये सभी क्या किए, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए। ये सभी कौन है, जर्मन विद्वान हैं। फिर है अधिवास भूगोल के उद्भव तथा विकास में योगदान देने वाले भारतीय विद्वानों के नाम। तो अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में योगदान देने वाले भारतीय विद्वानों में सर्वप्रमुख सुब्रमण्यम है। इन्होंने ही एक बुक प्रकाशित किया अधिवास भूगोल का, जिससे अधिवास भूगोल का उद्भव हुआ, भारत में उसका विकास होना प्रारंभ हो गया। फिर इसके साथ एस.एम. अली और एस.पी. पिटवाला और राधा कृष्ण मुखर्जी तथा इनायत अहमद खान और उसके साथ रामलोचन सिंह, ये सभी भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में योगदान दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में योगदान देने वाले यूरोपीय विद्वानों के नाम। तो अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में योगदान देने वाले प्रमुख यूरोपीय विद्वान के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फ्रांस से है डिमांजिया, ब्लास और ब्रूंस, और ब्रिटेन से है हाउस्टन और पेट्रिक ग्रेडिस गार्नियर। फिर है बेल्जियम से कुमारी फिलेश्वर, और चेकोस्लोवाकिया से है जे क्राल, और फिनलैंड से है ग्रानो, और स्कैंडिनेविया से है अहलमान। ये सभी जो यूरोपीय विद्वान हैं इन्होंने अधिवास भूगोल के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो ये जो क्लास है यहीं से हम ड्रॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन आंसर अध्ययन करेंगे।